हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण फ्रॉम यूपीएससी क्लासेज। और आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं यूपीएससी मेंस के सेकंड पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन पेपर सेकंड के बारे में, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन पर आधारित है। यूपीएससी मेंस सेकंड क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं। 2022 में ये क्वेश्चन आने वाला था। ग्लोबलाइजेशन पर आधारित है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस के प्रत्येक स्टूडेंट्स को, इकोनॉमिक लेने वाले प्रत्येक स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन को जानना चाहिए, चाहे वो 12th का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन का हो, चाहे वो मास्टर्स का हो, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपेयर कर रहा हो या एग्ज़ाम देने वाला हो। उन सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। यूपीएससी क्लासेज एस्पिरेंट्स के सभी प्रतियोगिता के तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स को खास तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे उनकी ज़रूरतें पूरी हो, उनकी जानकारी बेहतर हो। अगर आपको समझ में आने में ज़रा भी परेशानी होती है किसी वर्ड के बारे में या किसी भी लाइन के बारे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जो है अपने डाउट्स को डाल सकते हैं, जिससे कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ और मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिले आपकी क्लासेज के लिए कि मैं और बेहतर क्लासेज आपको बनाऊँ और जो भी है आपके डाउट्स को क्लियर कराऊँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन था कि वैश्वीकरण के दौर में विकासशील देशों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यानी कि व्हाट आर द मेन चैलेंजेस इन द ग्लोबलाइजेशन एरा फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मैं जानता हूं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये मालूम होगा कि वैश्वीकरण क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, पर यकीन माने वैश्वीकरण जानना ही उतना काफ़ी नहीं है जितना इस क्वेश्चन का जवाब देना का जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैश्वीकरण से शुरुआत करेंगे और डेवलपिंग कंट्रीज को जो चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं वैश्वीकरण के कारण, उस पर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज, टॉपिक वाइज। और आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे, जिससे कि आपको मददगार साबित हो और यूपीएससी में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप बेहतर अटेम्प्ट कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को पूरा देखें और डाउट्स होने पर कमेंट बॉक्स में डालें अपने डाउट्स को। पहले स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें आर्थिक एकीकरण के साथ साथ सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक सेवाओं का आदान प्रदान होता है। यानी वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें वस्तु, सेवा और लोगों का आदान प्रदान होता है। साथ साथ वैश्वीकरण के कारण आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव में बदलाव होते हैं और इनमें विकास भी होता है। वैश्वीकरण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे विश्व में प्रत्येक देश एक दूसरे पर निर्भर भी होते हैं। अब वैश्वीकरण का मुख्य आशय यह भी है कि ज्यादातर देश वैश्वीकरण के कारण पश्चिमी देशों पर निर्भर हुए हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, टेक्नोलॉजी, औद्योगिकरण, ये सारी चीजें पश्चिमी देशों में पहले से थी और बेहतर थी। इसलिए विश्व के प्रत्येक देश सबसे पहले शुरुआत में वैश्वीकरण में पश्चिमी देशों पर निर्भर हुए। वैश्वीकरण के कारण प्रत्येक देशों में भाषा, रहन सहन, राजनीति, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर प्रभाव पड़ता है और इससे प्रत्येक देशों पर असर पड़ता है। कहीं की संस्कृति हावी होती है और कहीं की संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो वैश्वीकरण का प्रभाव ऐसा नहीं है कि एक्सेप्टेबल है, इम्पैक्टेबल भी है और निगेटिव इफेक्ट भी है, सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक प्रभाव के बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा जानेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं वैश्वीकरण 1990 से प्रभावी हुआ ज़्यादा, जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ और विश्व पूंजीवाद में बदल गया, अमेरिका की नीतियों में आ गया और पूरी तरीके से विश्व ग्लोबलाइज्ड हो गया, ग्लोबलाइजेशन का के पहलू में आ गया और वैश्वीकरण का पालन करने लगा पूरा विश्व। यहाँ तक कि चाइना, अमेरिका किसी भी नीतियों को नहीं मानता था, लेकिन 2001 में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना, जिससे वैश्वीकरण का लाभ उसे भी मिल सके। वैश्वीकरण 1990 से पहले भी था, प्राचीन समय में भी था, जब रेशम मार्ग पर, सिल्क मार्ग पर
भारतीय उपमहाद्वीप से अरब देशों का व्यापार होता था और बाद के समय में भी आफ्टर 1990 अन्य देशों के साथ भी इसी पहलुओं पर व्यापार आगे बढ़ा, भारतीय उपमहाद्वीप का और अन्य देशों का। बदलते हुए वक्त के साथ साथ विकास प्रक्रिया बढ़ती गई और आज वैश्वीकरण का एक उदाहरण ये भी है कि विश्व के प्रत्येक देशों में समस्त धर्मों का प्रचार प्रसार भी बढ़ा है। इस्लाम का, यहूदिज्म का, क्रिश्चियनिज्म का, हिंदुज्म का, इन सभी धर्मों का प्रचार प्रसार वैश्वीकरण के कारण बढ़ा है। यानी संस्कृतियों का भी विकास हुआ है, प्रत्येक देशों में प्रत्येक संस्कृतियों का विकास हुआ है। ज्यादातर संस्कृतियां हावी हुई हैं पश्चिमी देशों की प्रत्येक देशों पर, यानी ब्रिटेन की, अमेरिका की, रशिया की संस्कृति बाकी देशों पर हावी हुई है क्योंकि ये विकसित देश थे और इनका प्रभाव अल्प विकसित और विकासशील देशों पर ज्यादा पड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि मुख्य रूप से विकासशील देशों को जो परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा ये थे, इसमें सबसे प्रमुख कारण थे, चुनौतियां थी सांस्कृतिक प्रभाव का हावी होना। पश्चिमी देशों की भाषा, दर्शन, साहित्य, लेख, शैली, कुशलता, इन सभी चीजों का प्रभाव पड़ा है प्रत्येक विकासशील देशों पर, यहाँ तक कि भारत पर भी इन सब का प्रभाव पड़ा। छोटा ने आज अंग्रेजी जैसी भाषा भारत में अगर इस्तेमाल की जाती है तो ये वैश्वीकरण का ही कारण है। तो ये एक चुनौती भी है कि भारत जैसे देश में हिंदी भाषी, संस्कृत भाषी देश में इंग्लिश का हावी होना ये कहीं ना कहीं हमारे भारत देश में एक चुनौती है। तो ये आप अपने क्वेश्चन के आंसर में मुख्यतः लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, वैश्वीकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जिसमें सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक कारक भी हैं, इन पर प्रभाव पड़ता है और इसके कारण देश की सरकारें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अंतर्गत नियम बनाती हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बहुराष्ट्रीय कंपनियां देशों में निवेश करें और प्रत्येक देशों का व्यापार बढ़ सके और साथ में सरकार के कर की लागत ज़्यादा से ज़्यादा वसूली जा सके बहुराष्ट्रीय कंपनियों से। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से सरकार की ये जिम्मेदारी भी बहुत हद तक कम होती है कि उन्हें सभी लोगों के लिए रोजगार के लिए एक लक्ष्य नहीं निर्धारित करना पड़ता है। नहीं तो सरकार की पूरी जिम्मेदारी थी कि सभी को रोजगार उपलब्ध कराए। तो सरकार की कुछ जिम्मेदारियां तो कम हुई हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने के कारण, वैश्वीकरण होने के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसमें लापरवाही भी करने लगी है क्योंकि पहले सरकार पर पूरी जिम्मेदारी होती थी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और शिक्षा और संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लेवल की शिक्षा, उस लेवल की ट्रेनिंग बहुराष्ट्रीय कंपनियां खुद देने लगी हैं और सरकार अपनी इन जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ने लगी है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विकासशील देशों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रथाएं, शिक्षाएं, ट्रेनिंग, कुशलता भी हावी हो रही है जिसके कारण हमारे जैसे देशों यानी भारत जैसे देशों में जो कि गांव और देहात से लोग आते हैं वो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण के प्रभाव से नकारात्मक रह जाते हैं, यानी कि उनमें बहुविकल्पीय शिक्षा और संस्कृति नहीं पाई जाती। जहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव होता है भारत में, वहाँ के लोगों की आय बेहतर होती है, उनकी शिक्षा बेहतर होती है, उनकी कार्य कुशलता और तौर तरीकों में भी बदलाव और बेहतरी विकास देखा जा सकता है। लेकिन यही अगर बात की जाए गांव के क्षेत्रों के लोगों में तो उनमें ये प्रभाव नहीं पड़ता और ये कहा जा सकता है कि एक देश में अगर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ता भी है तो कुछ हद तक पड़ता है, बाकी वैश्वीकरण से नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा रहते हैं। अल्प विकसित देशों या विकासशील देशों में आत्मनिर्भरता की कमी आती है। वैश्वीकरण के कारण अल्प विकसित या विकासशील देश पश्चिमी देशों पर पूरी तरीके से निर्भर हो जाते हैं। ये भी विकसित देशों पर अच्छाई और विकासशील देशों और अल्प विकसित देशों के लिए ये चुनौतियां और परेशानी का एक सबब है। तो हम ये भी लिख सकते हैं कि अल्प विकसित देशों को वैश्वीकरण के कारण उतना फायदा नहीं हुआ जितना कि पश्चिमी देशों को और विकसित देशों को हुआ। तो सीधी सी बात यह है कि वैश्वीकरण एक प्रक्रिया थी जिससे कि विश्व को एक सूत्र में पिरोया जा सके, पूरे विश्व को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाया जा सके और व्यापार में
सभी देशों को जागरूक किया जा सके और जोड़ा जा सके। लेकिन वैश्वीकरण के कारण हम ये नहीं कह सकते कि सभी देशों का फायदा हुआ। हित ज्यादातर विकासशील देशों का नहीं हुआ, विकसित देशों का हुआ। और थोड़ा बहुत फायदा सकारात्मकता की आशा की तरह एक देखा जा सकता है कि वैश्वीकरण एक किरण है जिसके कारण अल्प विकसित देश और विकासशील देश के लोगों को अपने प्रोडक्ट, अपने लोगों के रोजगार, अपने लोगों की बेहतरी और विकास के आशाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें विकासशील देश आशा कर सकते हैं लेकिन पूरा लाभ नहीं उठा सकते हैं। लेकिन एक समय और बेहतर विकास की नीतियों के कारण, सरकार की जागरूकता के कारण और बेहतर पॉलिसी के कारण ये स्थितियां बदल भी सकती हैं और आने वाले समय में अल्प विकसित देश भी ऐसे वैश्वीकरण की नीतियों का फायदा उठा सकती हैं, जैसे कि भारत भी आने वाले समय में आर्थिक स्थिति में बेहतर होगा। अभी भी भारत विश्व में 5वें स्थान पर है, ब्रिटेन को पीछे कर चुका है। तो हम ये कह सकते हैं कि अल्प विकसित देशों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिमी देशों की प्रथाएं, पश्चिमी देशों की संस्कृतियां, पश्चिमी देशों की भाषा, दर्शन, पहनावा, साहित्य और साथ में पश्चिमी देशों का रहन सहन और रोजगार प्रक्रियाएं भी अल्प विकसित देशों पर हावी हो रही हैं। इससे अल्प विकसित देशों को बचना होगा और ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, जिससे कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वस्तु, यहाँ की सेवा, यहाँ के लोगों का प्रभाव बाकी देशों पर भी पड़े और हमारी संस्कृति, हमारे लोगों, हमारी वस्तुओं का डिमांड बाकी देशों में ज्यादा हो। यही वैश्वीकरण का मुख्य प्रभाव होना चाहिए और यही वैश्वीकरण का अर्थ भी है कि समस्त देश आगे आए और आत्मनिर्भर बने। आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट्स रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, इससे बेहतर सॉल्यूशन मैं आपको बना के दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।